नमस्कार, स्वागत है आपका टीम एजुकेशन इंडिया परिवार के इस इकोनॉमिक्स की कक्षा में। तो कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ है और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छे तरीके से चल रही है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। सभी लोग आज सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार आप लोग बताएंगे। हाँ जी, पूनम गौतम जी गुड इवनिंग, डॉक्टर सीमा रानी गुड इवनिंग, डॉक्टर अशोक कुमार राजपूत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मोहम्मद सलीम, पूनम गुप्ता, अनीता वर्मा, मनोज चौधरी, रीता पांडे गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग आ जाइए तो फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्द से जल्द सभी लोग आ जाए। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं तो आ जाइए तो फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कल की कक्षा स्टार्ट हो गई थी, पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोगों ने शुरुआत किया था और हम लोग ये देख रहे थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षणों को हम लोगों ने समझ लिया था। और हम लोगों ने देखा था कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया, लेकिन उसमें समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था, यानी हर चीज में सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप था। 1980 के दशक तक आते आते हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है काफी बिगड़ गई, स्थिति काफी खराब हो गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लेंगे। और 1991 के बाद से हमने पूरी की पूरी पॉलिसी ही चेंज कर दी। पूरी की पूरी पॉलिसी ही हम लोगों ने चेंज कर दी, यानी जो पहले हमारा समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था, अब हमारा 1991 के बाद से पूंजीवाद की तरफ झुकाव ज्यादा हो गया। और उसके बाद से हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी तेज गति से हुआ। तो यहां पे हम बात करेंगे, हाँ जी, तो लास्ट में हम यहां बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। हाँ जी, यहां पे हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। तो यहां पे हम बात करेंगे तो 1947 से 1991 तक, 1947 से 1991 तक भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही देश था। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही देश था, लेकिन हमारा जो झुकाव था समाजवाद की तरफ क्या था? समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था। समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था। ठीक, इसके बाद यहां पे जब हम बात करते हैं 1991 के बाद, 1991 के बाद यानी 1991 में राव मनमोहन मॉडल के बाद, 1991 के बाद यानी राव मनमोहन मॉडल के बाद हम मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है, लेकिन भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है, लेकिन जो है हमारा झुकाव पूंजीवाद की तरफ, पूंजीवाद की तरफ झुकाव जो है, पूंजीवाद की तरफ झुकाव ज्यादा है। ये बात आपको थोड़ा सा हमेशा अपने जेहन में रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन फिर भी समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था, यानी सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा था। सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा था, ठीक है ना। लेकिन 1991 के बाद से बाजार में, 1991 के बाद से बाजार में सरकारी हस्तक्षेप क्या हो गया? सरकारी हस्तक्षेप धीरे धीरे बाजार में सरकारी हस्तक्षेप धीरे धीरे कम होने लगा। और यही चीज आप देख रहे हैं जो कि निजीकरण को यहां पे बढ़ावा देख रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ये दो यहां पे काल के रूप में हमने डिवीजन किया। एक 1947 से 1991 तक भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था ही था, लेकिन झुकाव समाजवाद की तरफ ज्यादा था, यानी सरकार का बाजार पे ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप था। इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार पर यानी उत्पादन के साधनों पर
पूरा का पूरा सरकारी तंत्र यानी ज्यादा से ज्यादा सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप था। लेकिन 1991 के बाद यानी राव मनमोहन के बाद राव मनमोहन मॉडल के बाद भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, लेकिन हमारा पूंजीवाद की तरफ झुकाव बढ़ गया है। यानी बाजार में सरकारी हस्तक्षेप जो है, यानी सरकारी तंत्र का बाजार में सरकारी हस्तक्षेप धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, और ये धीरे धीरे और कम होते जा रहा। अब देखिए जब 1947 में हाँ जी मनोज चौधरी जी, धन्यवाद मनोज चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी आइए, तो यहां पे हमें जब ये दोनों तथ्य बताए तो देखिएगा सबसे बात हुई क्या था कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ ना, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, अब जानते हैं भारत पर चूंकि ब्रिटेन का शासन था 200 सालों तक, भारत पर 200 सालों तक ब्रिटेन का शासन था, और जो अमेरिका वाले जो अमेरिकन है वो एक तरीके से सारे के सारे ब्रिटेन मूल के ही हैं। जो अमेरिकन है वो ब्रिटेन मूल के ही हैं। वहीं पे जो ब्रिटेन धीरे धीरे बसना शुरू कर गया, बाद में वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, यानी अमेरिकन ब्रिटेन वाले ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 1947 के बाद जो है भारत आजाद हुआ, तो उस समय पूरे विश्व में दो बड़ी महाशक्तियां थी। 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत के पास ये बड़ी समस्या थी कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, हम समाजवाद को अपनाएं कि पूंजीवाद को अपनाएं। और उस समय पूरे विश्व में दो बड़ी महाशक्तियां थी। एक पूंजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक जो देश था वो अमेरिका था, और दूसरा समाजवाद का जो सबसे बड़ा समर्थक देश था वो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था। तो ये दो बड़ी शक्तियां थी। अगर भारत समाजवाद को अपनाता है तो वो पूंजीवादी देशों का एक तरीके से सहयोग से वंचित हो जाएगा। अगर भारत पूंजीवाद को अपनाता है तो समाजवादी देशों के सहयोग से वंचित हो जाएगा। यानी भारत को उस समय ऐसी भारत की परिस्थिति थी कि भारत को पूरे विश्व का सहयोग चाहिए था। भारत को आगे बढ़ने के लिए पूरे विश्व का सहयोग चाहिए था। तो इसलिए भारत ने क्या किया, बीच का रास्ता अपनाया। आप जानते हैं शुरू से ही हमारी ये संस्कृति सभ्यता रही है कि हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, ना इधर ना इधर। ये शुरुआत से ही देखते हैं, और हम लोग का जो संस्कार होता है, जो एक तरीके से घर में दी जाती है, वो भी इसी तरीके से दी जाती है कि बीच का रास्ता निकालिए। तो भारत ने भी बीच का रास्ता अपनाया, यानी समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में लिया। लेकिन जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे, उनका जो झुकाव था वो समाजवाद की तरफ था। उनका झुकाव समाजवाद की तरफ था, वो ठीक है, वो उससे ज्यादा प्रभावित थे। तो इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को तो अपनाया, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को तो यहां पे अपनाया, लेकिन हर चीज में सरकार का नियंत्रण उन्होंने ज्यादा रखा। उसका एक और पहलू ये था कि अगर हम पूरी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन कर देते हैं, सरकारी नियंत्रण को हटा देते हैं। पहले भी वही हुआ था। जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी व्यापारी हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए थे और हम ही पे शासन करना शुरू कर दिया था। तो मन में एक डर भी था, पूरे विश्व के देशों का सहयोग भी लेना था और समाजवाद की तरफ झुकाव था। तो इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, देश का विकास जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तो होगा, लेकिन सरकारी नियंत्रण, यानी हर चीज पर सरकार ने नियंत्रण रखा। और एक तरीके से भारत जो है विश्व के अन्य देशों से बहुत ज्यादा उसमें उन्होंने, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी निवेश, इन सब चीजों पे काफी कंट्रोल रखा। यानी बाहरी देशों को, बाहरी लोगों को, बाहरी कंपनियों को हम आने तो देंगे, लेकिन बड़ी सीमित मात्रा में हम लेंगे। यानी हर चीज पे सरकारी नियंत्रण था 1991 तक। लेकिन सरकार की नीयत अच्छी थी, सरकार का उद्देश्य भले अच्छा था, लेकिन सरकार जिस तरीके से स्ट्रेटजी पे चल रही थी वो पूरा का पूरा क्या हुआ, फ्लॉप हो गया।
वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया और 1990 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय हो गई, खराब हो गई, जिसकी वजह से 1991 के बाद हमें एलपीजी को लागू करना पड़ा। एल फॉर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी फॉर क्या है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी फॉर क्या है, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू करना पड़ा। और हमारी जो पहले काफी सरकारी जो तंत्र जो था वो बाजार में हर चीजों पर नियंत्रण रखा था, सरकार ने अपने धीरे धीरे हाथों को पीछे खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि सरकार जो है किस तरीके से हर चीजों पे अपना नियंत्रण रखी है। अभी सारी बातों को हम देखेंगे तो फिर ये समझेंगे। तो इतनी सारी बातों को यहां पे लिख लिए। हाँ जी, चलिए, इतनी सारी बातों को लिख लिए तो आगे यहां पे हम बढ़ते हैं। अब इतनी सारी बातों को देख लिए तो हमने आपको ये भी बताया कि 1776 से लेके 1930 तक 1700 लेके 76 तक 1930 तक पूरे विश्व में लगभग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व में लगभग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1776 में आप जानते हैं कि एडम स्मिथ जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ये क्या थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक। ठीक, तो पूरे विश्व में लगभग पूंजीवादी यहाँ पे, यानी ये एक धारणा बन गई थी कि विकास जो है ये पूंजीवादी, यानी विकास किससे ज्यादा से ज्यादा संभव है, तो विकास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संभव है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। यानी एक तरीके से मान लिया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बल पे ही अगर विकास आप करते हैं तो ज्यादा तेजी से होगा। सब कुछ अच्छा से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पूरे विश्व में लगभग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या था, बोलबाला था। लेकिन 1930 में क्या आती है, महामंदी आती है। 1930 में महामंदी आती है और ये लगभग 12 साल तक ये मंदी रहती, पूरे विश्व को चपेट में ले लेती है। और ये इस तरीके से महामंदी, इसका नाम क्यों कहा जाता है, इसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ग्रेट डिप्रेशन नाम से यहां पे जुड़ा हुआ है। ग्रेट यानी बहुत बड़े स्तर पे, पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पे महामंदी आती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है, आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन हुआ क्या कि अपने से ये परिस्थिति सुधर नहीं रही थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से लगातार ये 10 साल तक ये महामंदी चलती रही, अपने से परिस्थिति सुधर नहीं रही थी। तो यहीं पे अर्थशास्त्री आते हैं, यहीं पे अर्थशास्त्री आते हैं जेएम किन्स, यहीं पे अर्थशास्त्री आते हैं जेएम किन्स। और 1936 में इनकी एक पुस्तक भी आती है। 1936 में इनकी एक पुस्तक भी आती है और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट। यहां पे, हाँ जी, यहां पे ये लिख लेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक, इनकी एक पुस्तक आती है 1936 में, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी।
आप जानते हैं कि महामंदी में, मंदी में क्या होता है? मंदी में मांग गिर जाता है। मंदी में क्या होता है? मांग गिर जाता है। किसी बाजार में मतलब वस्तु और सेवा की मांग ही नहीं रहती, तो मंदी में मांग गिर जाता है। और मांग गिरने की वजह से जब वस्तु और सेवा की बाजार में मांग ही नहीं होगी तो कौन खरीदेगा? मांग गिरने का मतलब कि कोई वस्तु या सेवा खरीद नहीं रहेगा, और जब बाजार में कोई वस्तु या सेवा खरीदेगा नहीं तो सिंपल सी बात है कि उत्पादन क्रियाकलाप ठप हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी, और जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो आय का जरिया नहीं होगा, इनकम नहीं बढ़ेगी, तो हम मांग ही नहीं करेंगे वस्तु और सेवा का। यानी पूरे विश्व में क्या हुआ? एक निराशा का माहौल छा गया। तो जेम कीन्स ने ये कहा, जेम कीन्स ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, जो ये कहती है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसको भाई खत्म करना पड़ेगा। सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी, सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक के ये सफल नहीं हो पाएगा, और वहीं से समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा प्रबल हो जाती है। ठीक है, अभी तक पूंजीवादी चल रहा था, और उसी वहीं से समाजवादी, जब सरकार एंट्री ले रही है, यानी इस मंदी को समाप्त करना है। जेम कीन्स कहते हैं कि इस मंदी को समाप्त करना है तो सरकार को यहां पे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, और सरकार को हस्तक्षेप यहां पे करना पड़ेगा। तो जहां पे सरकारी हस्तक्षेप की बात आई, समाजवाद आ गया। ठीक है ना? यानी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा सरकार को यहां पे, और सरकार को जेम कीन्स कहते हैं कि इस मंदी को दूर करना है तो सबसे पहले मांग को बढ़ाना पड़ेगा। पूरी की पूरी जेम कीन्स की जो रोजगार परक सिद्धांत है, ठीक है ना, जेम कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है, नाम ही है पुस्तक का एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, बड़ा बेहतरीन थ्योरी है, पढ़ेंगे हम लोग। बड़ी बेहतरीन थ्योरी, मजेदार थ्योरी है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वो कहते हैं, जेम कीन्स ये कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज है मांग को बढ़ाइए। मांग जब तक नहीं बढ़ेगा, और मांग कैसे बढ़ेगा? लोगों के हाथ में इनकम आएगा। तो सरकार यहां पे बहुत बड़ी भूमिका निभाए। सरकार बड़ी से बड़ी मात्रा में क्या करे? बाजार में खर्च करे। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में सरकार खर्च करती है, तो वो पैसा अंततः रोजगार के रूप में या आय के रूप में सरकार के लोगों के पास जाता है। तो जब पैसा लोगों के हाथ में जाएगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने का मतलब रोजगार बढ़ना। जेम कीन्स ये मानते हैं कि उत्पादन बढ़ने का मतलब रोजगार बढ़ना, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों को काम पर लगाना पड़ेगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रमिकों को काम पर लगाना पड़ेगा, तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ना मतलब श्रमिकों को काम पर लगाना, यानी रोजगार बढ़ना। वो ऐसा मानते। तो इसलिए यहां पे सरकार को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा व्यय करना पड़ेगा, जिससे लोगों की मांग बढ़े, और मांग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। तो यहां पे 1936 में जेम कीन्स आते हैं कि इसको समाप्त करना है, और यहां पर क्या हो गया? यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विफल हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये विफल हो गई, विफल हो गई, ठीक है। और जेम कीन्स ने यहां पे आगे लिखेंगे कि जेम कीन्स ने महामंदी को समाप्त करने के लिए, जेम कीन्स ने महामंदी को समाप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप पे, यानी एक तरीके से सरकारी हस्तक्षेप मतलब क्या हुआ? ये समाजवाद। तो महामंदी को समाप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की बात की, अर्थात सरकार को समग्र मांग, यानी एग्रीगेट
अर्थात सरकार को समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय की जरूरत है। सार्वजनिक व्यय, हाँ जी ठीक है ना। महामंदी को समाप्त, जेम्स महामंदी को समाप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की बात की, अर्थात सरकार को समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। और यहीं से क्या होता है, यहीं से समाजवाद यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए इतनी सारी बातों को यहां पर देख लिए। हाँ जी हाँ जी, यानी यहां पे 1930 की महामंदी, 1930 की महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन, 1930 की महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक के प्लानिंग 1930 की महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। ठीक है, ये भी लिखेंगे। 1930 की महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। ठीक है, आगे यहां पर फिर दो लाइन लिखेंगे। आगे इस तरीके से आप दो लाइन लिखेंगे कि महामंदी ने पूंजीवाद की कमियों को उजागर किया। महामंदी ने पूंजीवाद की कमियों को उजागर किया। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, और इसे वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं। तो सोवियत संघ राष्ट्रीय नियोजन की विचारधारा को सोवियत संघ राष्ट्रीय नियोजन की विचारधारा को अपनाने वाला विश्व में प्रथम देश है। ये सारी चीजें आप यहां पे लिखेंगे। सोवियत संघ राष्ट्रीय नियोजन की विचारधारा को अपनाने वाला विश्व में प्रथम देश है। और ये स्टालिन उस समय यहां का शासक था। स्टालिन का यहां पे शासक था। ठीक है, चलिए सारी बातों को यहां पे लिख लिए। हाँ जी, सारी बातों को यहां पर लिख लिए। चलिएगा बताएंगे। आइएगा, अब देखिएगा। अब यहां पे हमने आपको बताया कि जब पूरे विश्व में, इसे तीसा की महामंदी भी कही जाती है, पूरे विश्व में जब ये महामंदी का दौर चला तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विचारधारा, जो अवधारणा लेके पूरा विश्व चल रहा था, वो पूरी तरीके से विफल हो गया। फिर उसके बाद से जेम्स सरकारी हस्तक्षेप की बात करते हैं। तो सरकारी हस्तक्षेप की बात करते हैं तो जैसे ही सरकारी हस्तक्षेप की यहाँ पे चर्चा होती है, वो समाजवादी लक्षण को परिलक्षित, सरकारी हस्तक्षेप का मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करने लग रहे हैं। और पूरे विश्व में जो समाजवाद के विचारधारा का प्रबल समर्थक कौन था,
तो पूरे विश्व में समाजवाद की विचारधारा का जो प्रबल समर्थक था वो रसिया था, यूएसएसआर था, और उसने सबसे पहले आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की अवधारणा पे बल दिया। आर्थिक नियोजन यानी सरकार जो है देश के विकास के लिए एक तरीके से प्लान करेगी, देश के विकास के लिए एक प्लान करेगी कि हमारे देश में जो भी संसाधन है उसके आधार पर हम क्या करें, अपने देश का विकास करें। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे, और ये शासक जो था स्टालिन था। शासक कौन था? तो शासक जो था स्टालिन था। इसने क्या किया, ये राष्ट्रीय नियोजन की विचारधारा को अपनाने वाला ये विश्व में प्रथम देश था। आगे आइए, अब यहां पे जैसे आर्थिक नियोजन की हम बात करें, अब यहां पे जैसे हम आर्थिक नियोजन की बात करें, यहां पे हम क्या करें, आर्थिक नियोजन की बात करें, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, आर्थिक नियोजन। अब देखिएगा आर्थिक नियोजन का मतलब क्या हुआ, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या हुआ। तो देखिए नियोजन का मतलब हुआ प्लान यानी मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है लेकिन सीमित पैसा है। आपके पास अपार पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां चाहे वहां उतनी अपनी मर्जी से खर्च करे, तो वहां पे कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं। जब आपके पास पैसा असीमित मात्रा में है तो कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई टेंशन नहीं। प्लान बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास सीमित साधन होते हैं, और सीमित साधनों से आप अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहते हैं। आपके पास सीमित पैसा है और उसी पैसा से आप अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप प्लान बनाते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि हमको कैसे किन किन मदों पे खर्च करना है, प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। ठीक है, प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। और जब हम पढ़ेंगे रॉबिन्स का दुर्लभता का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, दुर्लभ चीजों का सिद्धांत पढ़ेंगे, दुर्लभता का सिद्धांत, तो यही कहता है कि हमारे पास साधन जो है वो सीमित साधनों का हम किस तरीके से सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, उससे संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं या उत्पादन क्रियाकलाप प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहां पे अगर हम व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो आपके पास सीमित पैसा है, सीमित साधन है, तो उससे आप अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहते हैं, और आप क्या करते हैं, एक तरीके से प्राथमिकता निर्धारित करते हैं कि हाँ इस पे इतना खर्च करेंगे, इस पे इतना खर्च करेंगे, इस पे इतना खर्च करेंगे, और उससे आपको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो ठीक उसी तरीके से कोई देश भी करता है, ठीक उसी तरीके से कोई देश भी करता है। अपने देश में जितने भी प्राकृतिक या कृत्रिम साधन मौजूद, रिसोर्सेस, ठीक है ना, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास झील है, हमारे पास खनिज संपदा है, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक साधन। मानव भी क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक साधन। तो किस तरीके से इन सारे साधनों का प्रयोग करके कोई देश जो है वो ज्यादा से ज्यादा विकास करता है, तो ये सब चीजें प्लान की जाती है। यानी आर्थिक नियोजन की जब हम यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे आर्थिक नियोजन का मतलब आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों इष्टतम यानी ऑप्टिमम, हाँ जी, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास। अब यहां पर देखिएगा, अब जैसे यहां पे हमने कहा कि आर्थिक लक्ष्यों को हम कुछ लक्ष्य पहले निर्धारित करते हैं, पहले से हमारे कुछ
लक्ष्य जो है ये क्या होती है, ये निर्धारित होते हैं। ये पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। तो पहले से हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और इसको प्राप्त करने के हमारे पास जो संसाधन होते हैं उसका हम इष्टतम प्रयोग करते हैं। तो आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब यहां पे एक शब्द का हमने इस्तेमाल किया, एक यहां पे शब्द देखिएगा, दो शब्द होते हैं, यहां पे दो शब्द हम लिखे, इन दोनों में अंतर है। जैसे हम यहां पर लिखे इष्टतम, हमने यहां पर लिखा इष्टतम यानी ऑप्टिमम, इष्टतम यानी ऑप्टिमम, और यहां पे अधिकतम। तो हमने यहां पे अधिकतम शब्द का प्रयोग नहीं किया। अधिकतम शब्द का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम शब्द का यहां पे प्रयोग होता है मैक्सिमम। तो दोनों शब्द में अंतर है। यहां पे हमने कहा इष्टतम और यहां पे हमने कहा अधिकतम। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों क्या है। इष्टतम का मतलब जो उचित हो, जो उचित हो, जो उचित हो, यानी कहीं ना कहीं से इसमें पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है, कहीं ना कहीं से इसमें पर्यावरण का ध्यान रखा है। और अधिकतम का मतलब क्या है, अधिकतम का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। और यहां पे दो चीजें, अब देखिए, अब यहां पे आर्थिक विकास में यहां पे हमने कहा एक इष्टतम शब्द का प्रयोग किया। इष्टतम की बात आती है ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं से एक कहीं ना कहीं से हम कहें तो वहां पे एक कंडीशन होती है कि देश का विकास बिल्कुल करिए, लेकिन देश का विकास करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज दांव पे लगा दीजिए, हर चीज दांव पे लगा दीजिए, पर्यावरण का एकदम मूल विनाश कर दीजिए। क्योंकि जब आर्थिक विकास होता है तो उसमें पर्यावरण पर असर जरूर पड़ता है, ये निश्चित है। आर्थिक विकास होता है तो पर्यावरण पर उसका असर जरूर पड़ता है। तो हमें यह भी ख्याल रखना होता है कि हम आर्थिक विकास करें तो पर्यावरण का कम से कम क्षरण हो, पर्यावरण का कम से कम नुकसान, यानी जितना उचित है उतना ही उत्पादन करिए। ज्यादा उत्पादन क्यों करेंगे आप? मान लीजिए बाजार में 100 कलम की मांग है, तो बाजार में आप 100 कलम की मांग है और आप 500 कलम का उत्पादन कर रहे हैं, तो इससे फायदा नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, नुकसान ही होगा, बाजार में कीमत गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाएगी। आप 100 कलम की मांग है तो 100 कलम का ही उत्पादन करिए, 500 कलम का क्यों करेंगे? इससे संसाधन का अपव्यय भी होगा, संसाधनों का अपव्यय भी होगा, खर्चे भी बढ़ेंगे और उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां पे इष्टतम का मतलब यहां पर क्या हुआ, जितना उचित हो उतना ही उत्पादन करिए। अधिकतम का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा हो, वहां पे पर्यावरण शब्द का हम ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। तो अंततः कहीं ना कहीं से आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है, कहीं ना कहीं से मानव से जुड़ा हुआ है, मानव के कल्याण से जुड़ा हुआ है। और पर्यावरण का नुकसान करेंगे तो मानव को ही हानि उठानी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पे हमने इष्टतम शब्द का प्रयोग किया, यानी इष्टतम यानी जो उचित हो, पर्यावरण का ध्यान। अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा हो, यानी ये एक तरीके से सही शब्द नहीं है। हाँ जी, जितना मांग उतना ही उत्पादन की यहां पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पे आर्थिक नियोजन की ये यहां पर क्या हुआ, परिभाषा हो गया। क्लियर? अब आइएगा, इतना समझ लेने के बाद अब यहां पे हम फैक्ट पे आएंगे। इन सारी बातों को, थोड़ा सा इतिहास को समझ लेने के बाद अब यहां पे फैक्ट में आएंगे। यानी टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ, 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ। तो 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ तो उसमें क्या क्या उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सारी चीजों पर देख लेंगे, और वो सारे सीधे तौर पर आपको याद कर लेना है। बहुत ज्यादा आपको यहां पर ध्यान, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो सीधे के सीधे तौर पे आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे आइएगा, तो यहां पे हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे, यानी 5 इयर्स प्लान। 5 ईयर से यहां पे प्लान की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें
कि शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत पंचवर्षीय योजना की, जब हम शुरुआत की हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1951 से यहां पे क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये समाप्त कब हुई, समाप्त इसे कब कर दिया गया, तो 31 मार्च 2017 को ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से की गई और इसको समाप्त कब कर दिया गया, तो 31 मार्च 2017 को इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और 12 पंचवर्षीय योजना, 12 5 इयर्स प्लान, 12 पंचवर्षीय योजना की यहां पे शुरुआत की गई, 12 पंचवर्षीय योजना की यहां पे शुरुआत की गई। और अवकाश काल की यदि हम बात करें, अगर अवकाश काल की हम बात करें, अगर हॉलीडे की बात करें, अगर हॉलीडे अवकाश काल की हम बात करें तो यहां पे टोटल जो है 7 साल का अवकाश यहां पे देखने को मिलता है। 12 पंचवर्षीय योजना में टोटल 7 साल का अवकाश देखने को मिलता है। और ये 7 साल का अवकाश क्या है, ये 7 साल के अवकाश की यहां पे हम बात करें तो ये 1966 से 69 यानी ये 3 साल, 1966 से 69 यानी यहां पे 3 साल जो है इसे हम योजना अवकाश का नाम देते हैं, योजना अवकाश का नाम देते हैं, यानी प्लान हॉलीडे की बात करते हैं। यहां पे हम प्लान हॉलीडे की बात करते हैं, 3 साल की हम यहां पे बात करते हैं। क्लियर? इसके अलावा फिर उसके बाद 1978 से 80 इसे रोलिंग प्लान की बात करते हैं, यानी अनवरत योजना की यहां पे हम चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद 1990-92 2 साल यहां पे अवकाश होता है, 2 साल यहां पे राजनीतिक अस्थिरता 2 साल में ही कई बार सरकार बदल जाती है। तो यहां पे देखिएगा 3 साल यहां पे हुआ, आप यहां पे देख रहे हैं 3 साल यहां पे हो गया। ठीक है, योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। 2 साल यहां पे हम जानते हैं, 2 साल यहां पे हो गया, इसे रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। 2 साल यहां पे हो गया, यानी इसे राजनीतिक अस्थिरता हम देखते हैं। तो टोटल यहां पे 3 2 5 2 7 साल का यहां पे हमें अवकाश देखने को मिलता है, यानी क्रम टूट जाता है, यानी बीच बीच में यहां पर क्या हो जाता है, क्रम टूट जाता है। समझ गए बात को? और 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत हुई थी, 31 मार्च 2017 को समाप्त कर दिया गया और ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजना का यहां पे निर्माण हुआ था। चलिए आगे यहां पे हम बात देखते हैं आगे की। अब यहां पे इससे आगे, अब यहां पे एक सवाल ये भी आता है कि आर्थिक नियोजन जो है वो किस विषय का भाग है, राज्य सूची का, केंद्र सूची का या समवर्ती सूची का? तो यहां पे आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत यहां पे रखा गया। तो यहां पे आगे जो हम यहां पे हम बात करें तो यहां पे हेडिंग लिखिएगा विषय की। यहां पे अगर हम बात करें विषय तो यहां पे आप लिखेंगे कि आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये एक फैक्ट आप याद करेंगे कि आर्थिक नियोजन जो है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के अंतर्गत यहां पे आता है। और भारत में आर्थिक नियोजन के जनक की बात करें, भारत में आर्थिक नियोजन के
अगर जनक की हम बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्थिक नियोजन के जनक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा, आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है हमने कहां से लिया, तो सोवियत संघ से, सोवियत संघ कहें या रूस, सोवियत संघ या रूस से लिया, सोवियत संघ या रूस से लिया। तो भारत में आर्थिक नियोजन के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं और ये अवधारणा है हमने सोवियत संघ या रूस से यहां पे ग्रहण किया। ठीक है, अब आइएगा, जब बात आती है और अब आर्थिक नियोजन की बात आती है तो योजना आयोग भी यहां पे थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो यहां पे योजना आयोग, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अगर अध्यक्ष की हम बात करें, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो योजना आयोग आप जानते हैं कि उस समय नियोजन के लिए जो प्रमुख संस्था रखी गई थी वो कौन था, योजना आयोग। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की हम बात करें, अंतिम अध्यक्ष की हम बात करें तो ये किसने समाप्त किया गया था, तो ये मोदी जी ने, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त किया गया। ये कुछ फैक्ट हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष को भी देख ले, ये तो पदेन था, ये तो आप जानते हैं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष या जो अध्यक्ष थे ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन यानी जो पीएम की कुर्सी पर बैठा होगा, जो पीएम की कुर्सी पर बैठा होगा वही क्या चीज, अध्यक्ष कहलाता था। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष उस समय पीएम कौन थे, नेहरू जी थे। और अंतिम रूप से जब समाप्त इसे किया गया तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त किया गया, तो अंतिम कौन कहलाएंगे, नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष होता है, इसके अलावा योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उपाध्यक्ष को भी यहां पे हम नोट डाउन कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इतनी सारी बातों को देख लिए, हो गया। हाँ जी, अब आइएगा, अब यहां पे एक शब्द और जोड़ लीजिएगा कि योजना आयोग के, योजना आयोग के, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। फिर इसके अलावा योजना आयोग के अंतिम, अगर अंतिम उपाध्यक्ष की हम बात करें, अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है, चलिए आइए। तो ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की यहां पे बात हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक खाका रहा, एक यहां पे खाका हुआ। अब यहां पे हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए तथ्यों की। यहां पे हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए तथ्यों की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। हाँ जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब इसके कार्यकाल की यदि हम बात करें, इसके कार्यकाल की हम बात करें तो 1951 से 56, इसका कार्यकाल क्या है, 1951 से 56। अब जब इस तरीके से हम लिखते हैं ना, तो इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है, हमारे देश का आप वित्तीय वर्ष जानते हैं, इसके लिखने का मतलब यह होता है कि 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956,
1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ठीक है, आगे यहां पे आइएगा। अगर पूछा जाए कि ये मॉडल किस मॉडल पे आधारित था, तो आपको ये मॉडल पढ़ना भी है, आपको ये मॉडल पढ़ना भी है। तो ये मॉडल क्या है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये क्या था? आधारित। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। अब प्राथमिकता की बात अगर हम करें, अगर हम प्राथमिकता की हम बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज की प्राथमिकता दी गई, तो ये क्या दिया गया? इसमें कृषि पर बल दिया गया, कृषि पर बल दिया गया। क्योंकि उस समय की यदि हम बात करें, जब हम आजाद हुए थे, तो उस समय हालांकि हमारे देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। जब हम आजाद हुए तो हमारे देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, लेकिन फिर भी अनाजों के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, अनाजों के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य की प्रथम आवश्यकता क्या होती है, जो बेसिक नीड्स की हम बात करें, तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में पहली आवश्यकता होती है भोजन। यानी 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी उस समय। इसलिए नेहरू जी ने ये सोचा कि सबसे पहले हमें अनाजों के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा अनाजों का क्या हो? उत्पादन। ठीक है, तो प्राथमिकता कृषि पर बल दिया गया। और अगर विशेष की हम बात करें, तो 3 बहुउद्देशीय परियोजना, यहां पे 3 बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई। 3 बहुउद्देशीय परियोजना की यहां पे शुरुआत की गई। ठीक है, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे इसका निर्माण किया गया। डीबीसी यानी दामोदर, डीबीसी, हाँ जी, डीबीसी दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पे इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ हीराकुंड परियोजना, तो ये हीराकुंड परियोजना की हम बात करें तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे और किया गया। यहां पे देखिएगा, अब जैसे यहां पे हम बात करें बहुउद्देशीय, यहां पे जब हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, तो यानी एक परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। यहां पे बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब यह होता है कि एक चीज से कई लक्ष्यों की प्राप्ति, कई उद्देश्यों की प्राप्ति। तो सबसे पहले हमने कृषि पर बल दिया, और कृषि के लिए क्या चाहिए? बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण होना चाहिए। कृषि के लिए क्या चाहिए? कि बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण होना चाहिए। बाढ़ से भी फसल खराब होते हैं, सूखे से भी फसल खराब होते हैं। तो सरकार ने ये 3 बड़ी परियोजनाओं का इसलिए निर्माण किया कि सूखे वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए और बाढ़ वाले क्षेत्रों से पानी को लेके सूखे वाले क्षेत्रों में मोड़ दिया जाए। तो इसलिए अगर हम बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करें तो इसका जैसे बाढ़ सूखे की समस्या का इसका निस्तारण किया जाए। ठीक है, या हम कहें सिंचाई के लिए, या हम कहें बिजली के लिए। जानते हैं ना, इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं से बिजली का भी उत्पादन होता है। इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं से बिजली का भी उत्पादन हो जाएगा, सिंचाई की भी उपलब्धता, सिंचाई का भी समस्या समाधान हो जाएगा, बाढ़ और सूखे की समस्या के भी समाधान हो जाएगी। तो इन तीनों परियोजनाओं का निर्माण क्या किया गया?
कि कृषि पर इससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अनाजों का उत्पादन हो, और अनाजों के उत्पादन के लिए सिंचाई, बाढ़, सूखे की समस्या, या हम कहें बिजली, ये तीनों जरूरी है। तो एक चीज से यहाँ पे कई उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, बहुउद्देशीय परियोजना कहा। हाँ जी, इतना हो गया। आगे ठीक है, आगे यहां पे हम बात करें, आगे यहां पे हम बात करें तो यहां पे लिखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, संयुक्त राज्य, इसी में लिखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक, ये पॉइंट एक लिखेंगे यहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की गई, शुरुआत की गई। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसका संबंध पंचायती, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, हाँ जी। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये किसके द्वारा किया गया था, तो शुरुआत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पे ये भी याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है, ये पहली पंचवर्षीय योजना में की गई 2 अक्टूबर 1952 को, और इसका संबंध क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से। और इसकी शुरुआत किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की, शुरुआत की। ठीक है, ये सारी बातों को यहां पे लिख लेंगे, सारी बातों को यहां पे आप ले लेंगे। अब आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में यहां पे हम जानें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको यहां पे हम देखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना हाँ जी, आइए हेडिंग देंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी इसके कार्यकाल की हम बात करें, कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या है, 1956 से 61, 1956 से 61 इसका कार्यकाल है। सॉरी, मॉडल जो है महालनोबिस मॉडल, और ये महालनोबिस मॉडल जो है, ये भारी उद्योगों पर बल देता है, ये भारी उद्योगों पर बल देता है। हाँ, थोड़ा सा रुकेंगे आप। चलिए, हाँ जी, पूंजी गहन तकनीकों का इस्तेमाल,
इस्तेमाल पर बल। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, आइए समझिएगा बात को। दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम यहां पे बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था, यानी 1 अप्रैल 1951 और 31 मार्च 1956। और ये जो मॉडल था महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक, महालनोबिस मॉडल पे आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर हम प्राथमिकता की बात करें, प्राथमिकता तो इसमें है महालनोबिस। इनका पूरा नाम यदि हम बात करें महालनोबिस का, तो ये पीसी महालनोबिस है। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और 29 जून इनकी क्या थी? 29 जून इनकी जन्म तिथि है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इनकी जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया क्योंकि हमें अपने जनता को पर्याप्त मात्रा में उनके पास 2 वक्त 3 वक्त का खाना पहुंचे, भोजन पहुंचे, इसलिए कृषि पर बल दिया गया। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ये कहते हैं, पीसी, हाँ जी,